अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं मरीम खान। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद फौज में मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। ISPR ने प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बताया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की तहकीकात के नतीजे में फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त के खिलाफ इक़दाम की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहना है कि बास रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी जारी है, जो कि मिलीभगत से सियासी मफादात की खातिर अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है। इन 3 रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारी कितनी अहम है और साबिक DG ISI की गिरफ्तारी से जो शुरू होने वाला सिलसिला है वो कहां पर जाकर थमेगा और क्या मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं, इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है अस्मा कारदार साहिबा। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ है अहमद अवैस, जो कि PTI के रहनुमा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अहमद अवैस साहब, आपसे सवाल है मेरा कि ये जो अब तमाम तर मामलात मुल्क में बन रहे हैं, ये इन 3 रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारी कितनी अहम है, जो कि फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं, उसके हवाले से? देखिए, बात यह है कि अब ये तो उनको मालूम होगा ना, अभी तो हमारे पास कोई सी डिटेल तो मंजर आम पे नहीं आई है। अभी तो ये है कि कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, फिर ये 3 ऑफिसर्स का आया कि ये उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनको भी हिरासत में ले लिया। अब उसकी डिटेल जो है वो तो सामने आई नहीं है, लेकिन ये एहतसाबी का जो ये प्रोसेस है, अगर ये अभी फौज में शुरू हुआ है तो मैं इस लिहाज से इसको एक मस्बत अंदाज में देखता हूँ कि ये जब उन्होंने ये शुरू किया है तो इसका मतलब है कि कानून की बालादस्ती को वो भी तस्लीम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ये सिलसिला शुरू किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तो अभी बहुत सारी और डायरेक्शन आनी भी हैं और कुछ आ चुकी हैं। मसलन वो जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट है उसके अंदर फैसला आया है, उसमें भी यही तेजी दिखानी पड़ेगी जो यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई उसी तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर भी चार्ज तो यही है ना कि मिसकंडक्ट किया है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन में बहुत सारे काम हुए हैं। तो जनरल साहब को यह भी मेरे ख्याल में ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने शायद इनको बताए बगैर बहुत सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं था। ये सेनेट के मेंबर कैसे बन गए? सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको वोट कैसे दिया? कौन था हाथ इनके पीछे? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि फौज जो है अपने आइन के, अपने ओथ के तहत किसी अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकती पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी एतबार से। सिमिलरली हर पाकिस्तान के सारे मीडिया में ये एक हुक्मनामा चलाया गया है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, बानिए PTI कहेंगे आप उसको। तो ये बताइए ये किसके नाम से चला? ये इंटरफेरेंस नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में? ये भी उनको ख्याल का पकड़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल फौजी एहतसाब हो रहा है, खुद एहतसाबी का अमल जारी है। अहमद अवैस साहब, ये भी बताइएगा कि 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़म का इयादा किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, तो क्या अब घबराने का वक्त हुआ जाता है? नहीं, घबराना किससे है? मतलब है कि PTI को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो एक प्रिंसिपल स्टांस है, इमरान खान ने लिया हुआ है और वो बिल्कुल सही स्टांस है। तो दुनिया की तारीख जो है उनका स्टांस ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो होना चाहिए और वो आज़ादी जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंस की गई हैं, दी गई हैं, वो उनका भी हक है और सबका हक है। वो डिनाई किया गया PTI को, इलेक्शन में भी डिनाई किया गया, ना उनको इलेक्शन का जलसा करने दिया गया, ना कोनो मीटिंग करने दी गई, उनकी पार्टी को वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन क्या उसके बदले में फौजी तंसीबात पर हमला करना और रियासत पर हमला करना, क्या ये जस्टिफाइड है? इन्होंने नहीं किया, नहीं कोई जस्टिफाई नहीं ना, क्योंकि फुटेजेस भी मौजूद है, हर चीज है। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो हमला जो है इसीलिए कहा कि हम बार बार कह रहे हैं पहले दिन से
कि इसके लिए आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ और इमरान का, ये शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का एक बड़ा गहरा प्लान था, ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जिसमें इन्वॉल्व करके उन्होंने डिस्ग्रेस किया है आर्म फोर्सेस को। ये पीटीआई का काम नहीं है। पीटीआई का काम अगर होता तो फौज, ये पुलिस जो है, पुलिस सुबह शाम उनको एक कदम आगे ना बढ़ने देती। वो क्यों रुकी? कहाँ गायब रही पुलिस उस दिन? ये इंक्वायरी होगी तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हम पूछ लेते हैं, अस्मा कारदार साहिबा भी साथ ही मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्मा साहिबा, जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मुलव्विस रहे हैं इसके अंदर, मोहसिन नकवी का भी किरदार रहा है। कितनी सदाकत है, फिर इंक्वायरी लगा देनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मरियम, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में शायद अहमद अवैस ने अभी नई पार्टी ज्वाइन की है, इनको बिल्कुल याद नहीं है कि 2018 में क्या सिचुएशन थी और 3.5 साल किस किस किस्म की स्टेटमेंट हमारे सामने आती थी, कौन कौन वन पेज पे था। खुद बानी साहब जब फरमाते थे कि जी मुझे तो कोई कानून पास करना होता है तो मैं उनसे मिन्नतें करता हूँ, वो आते हैं तो हमारा कानून पास होता है। फिर मुझे कोई वहाँ पे अपनी नो कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना होता है, फिर मैं उनकी मिन्नतें तरले करता हूँ। मुझे चेयरमैन सेनेट बनाना होता है, फिर मैं जाके उनके पाँव पड़ता हूँ। और जनाब ये भी रिकॉर्ड पे है कि जी जब डीजी आईएसआई ने पूछा इनको कि जी सबसे मुश्किल इस वक्त चैलेंज क्या है पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे मुश्किल जो बात है ना जो आपने करनी है वो ये क्रश ऑपोजिशन। तो सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, सारी पार्टी को अंदर कर दिया और खौफनाक तरीके से इन लोगों ने हर एक के साथ इंतकामी कार्रवाई की। और किसको नहीं पता मरियम कि एक इम्पॉर्टेंट तयनाती थी, उसको रोकने के लिए क्या क्या साजिशें नई इन्होंने की। इन्होंने पूरे स्टेट विद इन अ स्टेट बनाई हुई थी। किस तरह से इनका गठजोड़ था, डिसाइड किया हुआ था कि भाई आप मुझे आर्मी चीफ बना दें तो मैं आपको 10 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाए रखूंगा। तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। वो सारे जो इनके जो प्लान थे वो उल्टे पड़ गए हैं। आज इन्होंने, बानी साहब ने वही किया है जो कि अहमद अवैस भी वही कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने जो लीडर सिखाएगा वही उसको फॉलो करना है ना। वो तो उस्मा साहिबा जो भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब अब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 माह रह गए इस हुकूमत के पास, 2 महीने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो निगरान सेटअप आने वाला है उनके नाम भी काफी हद तक फाइनलाइज हो रहे हैं। पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया हुआ था, अब मजीद लगाया हुआ है। पहले कौन सी किसी बात पे ये ठहरे हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को इनका यू टर्न कुछ और हो जाता है। आपको पता है अब आपके सामने आ गया है, इस वक्त वो जनरल फैज़ को बिल्कुल डिसोन कर चुके हैं। पहले उनका वतीरा है वो कि आपने अलीम खान के साथ देख लिया, जहांगीर तरीन, फौजिया कसूरी, किस किस का मैं नाम लूँ, इस्तेमाल करते हैं लोगों को। उनको वो लोग ATM नहीं कहते थे, उनका सारा पैसा इस्तेमाल किया, उनके जहाज़ इस्तेमाल किए, उनके घर के खर्चे जो थे वो उनके पैसों से चलाते थे और उसके बाद माथे पे आंखें रख ली। तो ये तो पुराना काम है। आज जो ये फैज़ हमीद साहब अगर पकड़े गए, देखें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो थी क्योंकि बहुत बेकायदगियाँ थी और वो टॉप सिटी पे जो थी इंक्वायरी थी, इंक्वायरी उनको अरेस्ट किया गया है आर्मी एक्ट के तहत और कोर्ट मार्शल उनका आर्मी एक्ट के तहत हो रहा है। और आर्मी जो है बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, उनके पास जब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं होते तो वो आगे इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेते हैं। पहले भी एक्शन लिया गया, ये कह रहे हैं ना कि अब लिया, पहले भी 9 मई के बाद भी आपने देखा कोर कमांडर लाहौर से लेके जनरल से लेके आपके काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स थे जिनको सबको एहतसाब, बिल्कुल उनकी लिस्ट बनाई गई, सबका एहतसाब अभी तक किया जा रहा है। अहमद अवैस और अभी तो ये जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल जो रिटायर्ड इस वक्त अरेस्ट हुए हैं, ठोस शवाहिद हैं कि ये ठोस शवाहिद तो इस वक्त सामने आ चुके हैं और आगे जो आने वाला है वो भी आवाम देखकर परेशान हो जाएंगे। पैगाम रसात है जनरल फैज़ और एक पार्टी के सरबराह के दरमियान, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा था। और ये जो आपको पता है कि जो अज़मा साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अहमद अवैस साहब से यहीं पर आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए उनसे भी सवाल करें कि फैज़ हमीद साहब अगर वादा मुआफ गवाह बन गए तो फिर क्या होगा? क्या 9 मई की मुआफी ना मांगकर कोई गलती तो नहीं करती बानी ने? बिल्कुल नहीं, वो वादा माफ गवाह बन भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि
वो इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ जब तक उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वादा माफ गवाह की कोई हैसियत नहीं होती कानून के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये फरमा रही थी, मैं आज पीटीआई में नहीं हूं, मैं उसके बानी मेंबरान में से हूं और मैं जो बात मुनासिब समझता हूं और सच समझता हूं मैं कहता हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मैं आई एम नॉट अ जॉब सीकर। और दूसरी बात यह है कि ना इमरान खान जो है उसने कभी पांव पकड़े हैं। ये वतीरा तो इमरान आपको याद होगा, ये तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का रहा है। जब इनको परवेज मुशर्रफ ने हटाया था तो पांव पकड़ के और माफीनामा 10 साल का लिख के कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, यहाँ से अपना सामान उठा के निकल गए थे। और फिर उसके बाद आए इमरान खान ने तो एक दिन भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान से, यहाँ ही हूँ, यहाँ ही जेल में रहूंगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए ये लॉफ्टी स्टेटमेंट देने से मामला ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप नोट करिए ना, इसका आपने जवाब दे दिया। मरियम साहिबा, इनसे जरा सिर्फ एक बात पूछ लें कि ये मेरी बात पूरी सुन लीजिए साहब, आप जरा एक बात का मुझे जवाब दे दें कि ये आपके बानी साहब जो हैं ये इतनी गैर आईनी और गैर कानूनी बातें क्यों हर वक्त करते हैं? क्यों वो इंसिस्ट करते हैं कि जी मैं सिर्फ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी सियासी बंदे से बात नहीं करूंगा? अज़मा साहिबा, यही क्वेश्चन इनकी तरफ हम फेंकते हैं। हर वक्त क्यों आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने कहा था कि फौज का कोई अमल दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कहा कि जी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल सिर्फ जानवर हो सकता है। आप मीर जाफर हैं, आप मीर सादिक हैं। अरे भाई ये खुदा के लिए आप क्लिप से ला दें, अहमद अवैस का थोड़ा बादाम खाएं, थोड़ा हाफजा। नहीं, वो आप हमें जवाब देने की उसमें है पोजीशन में। जी अहमद साहब बताइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां आप कह रहे हैं कि जी वो कोर कमांडो को सजा दे दी, उसको हटा दिया, फलाओं को हटा दिया, इनको मैं तो कह रहा हूँ कि खुश आइंद है। अगर फैज हमीद को इन्होंने इस किसी डिसिप्लिन में उसको गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो ये मैं तो इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम जो है कोई मुबर्रर नहीं है इससे, और ये आगे भी चलेगा। जिसने आइन शिकनी की है वो भी इसके अंदर आएगा, और आइन शिकनी करने वाले बहुत सारे शामिल हैं उसके अंदर, तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे और सब आएंगे, और ये वक्त आ रहा है, ये एहतसाब का वक्त है। वो जो जेल में सहूलतकारी की गई है उसका भी जरा तस्करा कीजिएगा। ये अभी क्या तस्करा करें उसकी कोई डिटेल तो सामने आए। कोई सहूलतकारी क्या करनी थी? वो जेल में है, उसको क्या सहूलतकारी होनी थी वहां पर? मैं बता देती हूँ क्या सहूलतकारी हुई है। सुनिए, आपको पता है जेल, सबसे पहले अहमद अवैस साहब, जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकराम जो था, क्यों वो अरेस्ट हुआ है? क्योंकि वो सबसे बड़ा सहूलतकार था, 3 इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था, और वो बानी की बात जो थी वो बाहर के मुल्कों में। लेकिन अज़मा साहिबा सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आप हुकूमत होते हुए किस तरीके से डायरेक्ट बात करवाता था। सारी सोशल मीडिया की जितनी भी बयानियां हैं वो यहाँ से जेल से बन के जाता था। और जो आप पता है कि ये जो कबूतर थे ना, जो कबूतर इधर से उधर पैगाम ले जाते थे और उधर से इधर पैगाम ले जाते थे, उनकी भी सहूलतकारी वो बातें वो करवाता था। अज़मा साहिबा यहाँ पे एक सवाल अज़मा साहिबा सामने खुल के ये सारी बातें आने वाली। अहमद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अहमद साहब। अज़मा साहिबा से सिर्फ मेरा एक यहाँ पे सवाल है, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ अज़मा साहिबा, लेकिन आपके दौर में होते हुए ये सब कुछ हुआ है, आपकी हुकूमत थी, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? वो जमाना खत्म हो गया। आप अभी कौन सी सदी में बैठे? बिल्कुल जी, हमारे अगर दौर में ये हुआ है, अगर ये हमारे दौर में हुआ है तो ये हमारी बहुत मेरे तो ख्याल में कमजोरी थी कि हम पहले क्यों इस चीज को पकड़ ना सके। और ये अब अगर पकड़े गए हैं, यहाँ पर नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अभी हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ है हमारे साथ, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अज़मा करदार, वो भी हमारे साथ ही मौजूद है। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, मैं पूछना चाहती हूँ कि साबिक डीजी ISI की जो गिरफ्तारी हुई है उससे शुरू होने वाला ये जो अमल है ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी और भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जो सहूलतकारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और जो खबरों की तस्दीक भी हुई है कि 3 सुपरिटेंडेंट और जो साबिक रह चुके हैं जो कि सहूलतकारी कर रहे थे बानी PTI की, क्या वो इसी कड़ी से मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान
जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, वो दुनिया की बेहतरीन डिसिप्लिन्ड फोर्सेज हैं। और बीइंग पाकिस्तानी हर शख्स इस बात पर प्राउड करता है कि हम एक ऐसी फौज रखते हैं जो जज्बा शहादत से भी सरशार हैं और जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी पर भी भरपूर यकीन रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस गिरफ्तारी का बगैर किसी जवाब के ये गिरफ्तारी हुई होगी। फौज का अपना एक खुदकार निज़ाम है एहसाब का, और ये माजी में भी ऐसा होता रहा। जाहिर है कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होता। पाकिस्तान की जो अदलिया है वहाँ एहसाब का अपना तरीका है, सियासतदानों के लिए एहसाब का अपना एक तरीका है, कॉमन मैन भी अगर कोई जाति करता है उसके लिए भी कानून बड़ा वाज़ेह है। फौज का अपना एहसाब का एक निज़ाम है। अगर ये गिरफ्तारी हुई है या उन्हें तहवील में लिया गया तो ये जिन लोगों ने ये फैसला किया उनके पास मुकम्मल नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एहतसाब का एक अपना तरीका है और फौजी एहतसाब क्योंकि अब हो रहा है और कोर्ट मार्शल इस वक्त चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो जेल में सहूलतकारी की खबरें आई हैं सामने, जो कि 3 ऑफिसर्स को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, वो मामला क्या है? 3 सिम से नंबर से कांटेक्ट किया जा रहा था अपने करीबी साथियों के साथ, वो मामला क्या है? बात नहीं है ना, मैं तस्दीक कर सकता हूँ। मुझे ये पहली बार आपसे मैंने ये बात सुनी है, और ये जाहिर है जब कितनी सेंसिटिव चीज होगी जिसपे इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, वो कैसे हर आदमी को कैसे उसके बारे में मालूमात होंगी, और कोई भी एक आम शख्स उसके बारे में कैसे राय दे सकता है? वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन दिन ब दिन आपकी सहूलतकारी करने वाले जो भी अफराद हैं वो सामने आए जा रहे हैं और वो हिरासत में आए जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो मुश्किलात बढ़ती नहीं जा रही। क्या मुआफ़ी ना मांगकर गलती तो नहीं कर ली? क्या दोबारा से अब गुंजाइश है कि मुआफ़ी मांगी जा सकती है? अब वक्त का जो तकाजा चल रहा है। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, अल्लाह ताला बहुत कादिर है, ठीक है, पूरी कौम हर चीज को देख रही है। जब तक चीजें वाजे होकर सामने ना आ जाए मैं नहीं समझता। और वैसे भी जब कोई चीज सब जुडियस हो, जब कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज हो, और ये तो मामला बड़ा हसास है। हम 105 अरकान असम्बली पंजाब में हैं और 90 से ज्यादा रुकने अरकान असम्बली नेशनल असम्बली में है, केपी में हमारे अरकान है। तो कोई भी रुकने असम्बली कैसे इस बात को इसकी तस्दीक कर सकता है कि जी वहाँ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, किस नौयत की सहूलतकारी थी? खान साहब तो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके मीडिया के लोगों की एक्सेस भी उन तक है, तो मैं तो समझता हूँ कि मीडिया के लोगों को ये खान साहब से क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। वो तो हमें मौका मिलेगा तो हम सवाल जरूर करेंगे। अस्मा कारदार साहिबा से भी हम जरा जान लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड अलायंस बनता देख रहे हैं हम इस्लामाबाद में। अस्मा साहिबा, क्या होने वाला है? क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और क्या बढ़नी है आने वाले दिनों में? और वो जो 2 माह का बार बार कहा जा रहा है कि 2 माह की ये जो हुकूमत है मेहमान है, और वो जो निगरान सेटअप के लिए नाम भी सामने आ रहे हैं, वो बेसिकली क्या मामला है? मरियम, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये एक जमहूरी हुकूमत है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हुकूमत है, अवाम का मैंडेट लेके आई है। जिस तरह नदीम कुरैशी साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है, इनके भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि इलेक्शन लड़के आए हैं, हमारे भी इसी तरह बाकी पार्टीज़ के भी बैठे हुए हैं। तो हमारा जो आइन और कानून कहता है कि 5 साल की मुद्दत है, उसमें हमारा सारा फोकस जो है वो मईशत को बहाल करने पे है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने पे हमारा फोकस है, और इंशाअल्लाह ताला ये फ़ाल अपोजिशन का किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 60 अरब की आप बार बार हर 2-4 महीने के बाद एक नई इलेक्शन आप करा लें, ये ऐसे नहीं हो सकता है। आपको एक हिम्मत हौसले के साथ एक मुस्बत किरदार अदा करना है और आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान के अवाम पे इस वक्त फोकस करना है। ज़रा मुझे प्लीज़ 2 मिनट ज़रा दे दें। अहमद अवैस साहब जो है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी दिली तकलीफ़ हुई जब वो बात करके गए हैं। आप अंदाज़ा करें कि मरियम के सारा मलबा 9 मई का उन्होंने फ़ौज पे डाल दिया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हमारे ख़िलाफ़ गलत सारी बातें हुई। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि 25 तनसीबात पे एक ही वक्त में हमला हुआ,
मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे। मैं आपको किस किस का नाम, आप GHQ से शुरू कर लें, आप मियाँ वाली में एयरबेस से शुरू करें, आप फैसलाबाद के ISI के दफ्तर से शुरू करें, आप कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से शुरू करें, आप जिना हाउस से, आप यादगारों के मुजस्समे से, तैयारों से शुरू करें। वहाँ पे एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे ये हमले हो, तो आपका ख्याल है कि ये वैसे ही कोई अचानक हो गए? इसकी सारी सिस्टमैटिक प्लानिंग की गई थी। और मैं तो कहती हूँ जो झूठ का इन्होंने पलंदा, उसके बाद अपनी गर्दन बचाने के लिए अब लोगों को और मजीद गुमराह, पहले लोगों को गुमराह किया, उनको इस तरह से गलत गाइड करके ये लेके गए। आपको वो यास्मीन राशिद, पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देखी हैं कि हम फूलन देवी बन के बैठी हुई हैं ऊपर वो अपने गाड़ी के, और कह रहे हैं कि हम जिन्ना हाउस की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। सबने देखी हैं। अच्छा, मैं मुराद सईद की वीडियोस, किस की मैं आपको बात बताऊं, सारी एविडेंस, सारी। साथ अहमद अवैस कह गए कि जी 1 साल से सजा क्यों नहीं गई? अरे भाई इसलिए नहीं दी क्योंकि आप लोग स्टे ऑर्डर्स लेके सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। जिस दिन ये मामला क्लियर हुआ उस दिन आपको मिलिट्री कोर्ट्स में नदीम कुरैशी साहब की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि जो तहरीकें चलना शुरू हो रही हैं पीटीआई की जानिब से, आप लोग मौलाना फजलुर रहमान के कब से मरहूने मिन्नत हो गए, जिनको डीजल कहा जाता था, आज उन्हीं का सहारा लेने की कोशिशें की जा रही है और उन्हीं का सहारा लिया जा रहा है। तहरीकें इतनी ठंडी आखिर क्यों पड़ गई हैं? ऐसा क्या वक्त आ गया है आप पे? देखिए मरियम, गुजारिश ही है, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अपने वोट से जिस पार्टी को इंडोर्स किया, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अभी आपने पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी, उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी आप पर ये जो फॉर्म 47 का इल्जाम है ये कब धुलेगा। मतलब इनके अपने इत्तेहादी और एक पीपल्स पार्टी के एक रुकने असेंबली नहीं, कई अरकान असेंबली ये गुफ्तगू कर चुके हैं। मीडिया पे तो मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ, इवन कई अरकान असेंबली ने तो बड़े इस पे मज़ाहिया शायरी भी फरमा दी है फॉर्म 45, फॉर्म 47 पे। तो कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी एक जमात है, अपनी एक आइडियोलॉजी है। सियासी इख्तलाफात हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस था वो ना कोई पहला कोई इख्तलाफ है और ना कोई आखिरी है। जहां पॉलिटिक्स होगी, जहां तो फिर जो कहा जाता है कि यू टर्न ले लेते हैं बार बार, तो क्या वो सही कहा जाता है? आपसे मेरी गुजारिश तो सुन मरियम साहब, मेरी गुजारिश तो सुन। हाँ जी जरूर, मेरी गुजारिश सुन लें आप। मरियम खान, अगर आप मरियम नवाज बनेंगी तो फिर हम बोल ही नहीं सकेंगे। अब हम सुन लें, नहीं, हम जो है हम वही रहेंगे। हम मरियम नवाज आपकी बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर पंजाब की। चलिए उस हवाले से बात करते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दें, थोड़ी इज्जत दें। जो वो काम कर रही है ना, वो पहले कभी किसी सीएम पंजाब ने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, उस्मा कारदार साहबा की मेरी मतलब मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत ही काबिल एहतराम है। लेकिन चूंकि ये पिछले दौर में उस्मान बुज़दार की भी तारीफ ऐसे ही करती रही, तो इसलिए मैं इस मामले में इनको नंबर ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़े नंबर दूंगा। लेकिन उस्मान बुज़दार ने तो हमें फेल कर दिया ना भाई, अब क्या करें? वो तो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। उसने तो सवाए पपट बन के और कुछ भी काम नहीं किया ना। अगर कुछ कर देते काम, अगर कुछ कर देते वसीम अकरम प्लस, तो आज फिर हमारा ये हाल तो ना होता ना जो आप लोगों का हो रहा है। काश अगर मैं उस्मा जी जान की अमान पाऊं तो काश ही आप उनके दौर में भी कहती। उनके दौर में तो कहते थे नदीम, हम कहते थे, आप भी कहते थे, आपके सारे MNAs MPs सब कहते थे, रोते थे जाके खुदा के लिए करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, सीएम हाउस में हो रही है, खुदा के लिए इसको बंद करें। DGISI फाइलें लेके गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये सारी बातें तो होती रही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने DGISI को हटा दिया। बिल्कुल अपने जरा लास्ट के अल्फाज कहिएगा, क्योंकि एक ब्रेक शामिल करनी है, दोबारा से फिर कंटिन्यू भी करेंगे। देखिए, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, सियासी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान समेत पाकिस्तान की वो तमाम सियासी पार्टियां जो इन इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हद पर हैं, वो इस नुक्ते पर इकट्ठी हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के इंतखाबात कभी भी अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं हो सकते, जिनमें अवाम के वोटों को किसी और तरफ मोड़ दिया जाए। ठीक है, आपकी बात हमारे पास आ गई। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए एक जो मुआशी प्लान है वो देने का ऐलान सामने आया था और इस मुआशी प्लान के तहत मुआशी शरह नमू में इजाफा होगा, महंगाई और मालियाती खसारे में कमी के साथ साथ जो गैर मुल्की सरमाकारी है उसमें भी इजाफे का एक जामे प्लान बरतानवी मईशत दान की ज़ेर निगरानी तैयार कर लिया गया है, जिसका ऐलान आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद से करेंगे। इस मुआशी प्लान के तहत बैरूनी सरमाकारी में इजाफे के लिए सीपैक का किरदार क्या होगा, ये तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफीर मसूद खालिद साहब। मसूद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मसूद खालिद साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान सामने आया है कि आने वाले दिनों में मुआशी प्लान देने का, और इस मुआशी प्लान में जो सीपैक है उसके हवाले से हम पूछना चाहते हैं कि उसका किरदार कितना अहम होगा, क्योंकि अगर मईशत की बात करें तो हमारी मईशत में गैर मुल्की सरमाकारी बहुत कम है, जबकि हम कई बार ये सुन चुके हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए हमें बैरूनी सरमाकारी को बढ़ाना होगा। तो इस हवाले से जो सीपैक है उसका किरदार कितना अहम होगा? जी शुक्रिया। देखिए, एक तो ये बहुत ही खुश आइंद ऐलान है क्योंकि हमें इकोनॉमी के बारे में एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये प्लान 5 साल सामने आएगा तो इसमें बड़े स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाएंगे जो कि मुल्क की तरक्की के लिए मुफीद साबित होंगे। जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, अगर आप इसके 10 साल परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो ये तो बड़ा क्लियर कट है कि इस 10 साल में तकरीबन हमारे सिस्टम में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को तकरीबन $25 बिलियन की आ चुकी है। अच्छा। और ख़ासे बड़े प्रोजेक्ट्स सेक्टर में भी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कंप्लीट हुए हैं और अभी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि गवादर पोर्ट और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट, स्मार्ट गवादर सिटी, इस पे सब काम हो रहा है। इसके अलावा अब हम चूंकि सेकंड फेज में दाखिल हो रहे हैं, सीपैक के सेकंड फेज में दाखिल हो रहे हैं, फेज 2 जो इसमें हमने फेज 2 में और काफ़ी जो है क्लस्टर्स शामिल किए हैं, यानी कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो है वो ऐड हो गए हैं। मतलब उसमें एग्रीकल्चर आया है। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है तो एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत अहम है, जिसमें हम चीन के साथ ताउन करेंगे। इसके अलावा हेल्थ, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ये सारे एरियाज हैं जो कि ऐड किए गए हैं। तो सीपैक तो आगे की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसमें चीन की तरफ से भी और सरमायाकारी आएगी, क्योंकि अभी भी देखिए तो तकरीबन 21-22 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो सिर्फ पावर सेक्टर में जो हैं वो या तो कंप्लीट हुए हैं या चल रहे हैं। हाँ, और इसमें खासे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जी। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी देखिए आपने मुल्तान सक्खर एक्सप्रेसवे मोटरवे जो बनाई है, फिर उसके बाद बलूचिस्तान में ये ईस्ट पे एक्सप्रेसवे बनी है, फिर कराकोरम हाईवे पे काम हो रहा है। इसके अलावा और भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं। ML1 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे का। तो ये सारी चीजें हैं जो कि चल रही हैं और चलेंगी, क्योंकि इस पे दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलेगा। लेकिन इसके लिए जाहिर बात है ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो है वो एक, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है या फॉरेन बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करने से पहले मुल्क की सूरत हाल को देखता है, तो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मुआशी इस्तेकाम हो और सियासी इस्तेकाम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्लान सामने आएगा ये इसमें स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे और इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी जो है, उनको एक यानी कि कंफर्ट लेवल जो है उनका बढ़ेगा। अच्छा, मसूद आलम साहब, मसूद खालिद साहब, हमारे पाकिस्तान में एक रोज़गार का बहुत बड़ा इशू है, तो क्या सीपैक मंसूबे की वजह से रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे? और अगर हम सनती तरक्की की बात करें तो उसके ज़रिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में किस हद तक जो सीपैक का ये फेज़ 2 है किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट हुए हैं सीपैक के फर्स्ट फेज में, इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि हमारे मुकामी लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को रोजगार मिला है। बिल्कुल। और जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। यानी कि अगर 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है तो आप उसी से हिसाब लगा लें कि कितनी फैमिलीज बेनिफिट उनको फायदा हो रहा है। सही। अभी मैं एक जगह था जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की गई एक चाइनीज बड़ी कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारे इस वक्त गालिबन 11,000 एम्प्लॉइज हैं उस प्रोजेक्ट पे और उसमें से 1,000 सिर्फ चीनी है, बाकी सब पाकिस्तानी है।
तो इसी से आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जाता है कि जी चाइनीज अपने लोग बहुत ज्यादा ले आए हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखें सीपैक के, उसमें जो अक्सरियत है वो पाकिस्तानी जो है वो वर्कर्स और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अहम है। अब होना ये था कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो थे वो बनाने थे, उसमें हमारी तरफ से काफी जो है सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे बन जाएं तो वहाँ पर जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, चाइनीज इंडस्ट्री वो होगी। जो ऐसी इंडस्ट्री जो कि वहाँ पर सरप्लस है या जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, वो यहाँ आएगी, यहाँ जॉइंट वेंचर्स के जरिए या ऑन इट्स ओन वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी, और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगी, जिससे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में जाहिर बात है कि बहुत इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रायोरिटी दें। और मैं तो मेरी तो सबमिशन ये होगी गवर्नमेंट से कम आप 1 साल के अंदर 1 से 2 जो तय हुए हैं, तयशुदा जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे राशाकाई है, धाबेजी है, उनको आप मुकम्मल करें और ऑपरेशनलाइज कर दें, ताकि जो चाइनीज कंपनीज हैं और चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर आएँ। और ये सिर्फ चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे, अगर ये एक दफ़ा सिलसिला शुरू हो गया तो और भी जो ममालिक हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मार्केट खासी बड़ी है। हाँ जी, 25 करोड़ की मार्केट है, और पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि पाकिस्तान सेंटर में है। इट कनेक्ट्स विद 3 रीजन्स एट लीस्ट। और चाइना भी जो देख रहा है, क्योंकि वक्त इस टाइम बहुत कम है, बस आपसे लास्ट के रिमार्क्स देना चाहूँगी इस बात पे कि गुज़श्ता 75 साल से चीन हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथी रहा है, हर मुश्किल घड़ी में हमें सपोर्ट करता रहे। लेकिन अभी हालिया में जब वज़ीर ख़ज़ाना ने दौरा किया तो उसके बाद कुछ रहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद हमारे ताल्लुकात में कोई उतार चढ़ाव आ गया। आपके ख्याल में पाक चीन ताल्लुकात इस वक्त किस सतह पर हैं? नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, यह खामखा की चमगोइयाँ हैं। देखिए, एक प्रोसेस होता है। विजिट से ये तो नहीं होना था कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब अगर चीन तशरीफ ले गए और उन्होंने किसी पहलू पे वहाँ पर डिस्कशन किया तो उसके रिजल्ट जो हैं अगले दिन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और इसमें हमारे जो IPPs के मसाइल हैं उस पर भी बात वहाँ पर हुई है। और जाहिर बात है कि चीनी हुकाम भी, चीनी बैंक्स, चीनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस सारी चीज़ का जायजा लेंगे, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें वक्त लगता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये एकदम तो नहीं होती। लेकिन जहाँ तक इन पाकिस्तान की दोस्ती का ताल्लुक है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये बड़ी मजबूत दोस्ती है और ये एक दूसरे का हम जो है ये दोस्ती एक दूसरे को तकवीयत देती है। ठीक है, मतलब वो जितने भी ये सारी बातें की जा रही थी और रूमर से, वो सब के सब फॉल्स थे। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर मसूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय हमें दे रहे थे। न्यूज़ टॉक का टाइम ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।